ओके, आगे शुरू करते हैं। मैन रेना को डिस्क्राइब कर रहे हैं बैटल फील्ड का डिस्क्रिप्शन। वो उनको दे रहे हैं कि बैटल फील्ड में क्या हुआ, वो कैसे हारे और बुल्गेरियंस या रशियन कैसे जीते। द मैन प्रोसेकली, दैट इज विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट, विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ इंटेंशन, ऐसे कोई इनकी इंटेंशन नहीं होती, मीन्स अनइंटेंशनली। You should see the poor devil pulling at his horse. Dear lady, आप देखते बैटल फील्ड में, अगर आप होते वहाँ लड़ाई के मैदान में, तो आप देखते कि वो किस तरीके से ज़बरदस्ती क्या कर रहे थे, अपने हॉर्स को पुल कर रहे थे, खींच रहे थे। What does it mean कि why should he pull at his horse? हाँ, लेकिन वो अपने घोड़े को इस तरह से क्यों खींच रहे थे। अब देखिए यहाँ पर ये कितना ज़्यादा स्टूपिड क्वेश्चन है, और मैन भी काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं इतना ज़्यादा स्टूपिड क्वेश्चन सुनकर इस लेडी से। क्योंकि अगर कोई भी अपने घोड़े को खींच रहा है, उसकी लगाम खींच रहा है, इसका मतलब साफ है कि घोड़ा आगे नहीं आना चाहता, वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि जब मशीन गन सामने थी और यहाँ पर सर्जियस ज़बरदस्ती अपने हॉर्स को क्या कर रहे हैं, आगे ला रही हैं, लेकिन उनका हॉर्स पीछे की तरफ जा रहा है। तो मतलब साफ है कि एक हॉर्स को भी ये पता है कि ये कितना रिस्की है, कितना डेंजरस है, ये सही नहीं है मशीन गन के सामने जाना। एक एनिमल को भी इतना एक कॉमन सेंस है कि लाइफ ही सब कुछ है, और इस तरीके से सामने खतरा है, उन्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस मैन को जो सबसे पहले वहाँ पर आया, उसको ये बात नहीं पता थी, मीन्स उसके अंदर भी इतना कॉमन सेंस नहीं था कि सामने डेंजर है। द मैन इट इज़ रनिंग अवे विद हिम, ऑफ कोर्स। अरे ये तो बिल्कुल क्लियर है ना कि वो हॉर्स आना नहीं चाहता, वो भाग जाना चाहता है वहाँ से। डू यू सपोज द फेलो वॉन्ट्स टू गेट देयर बिफोर द अदर्स? ऐसा नहीं लगता कि वो इंसान जो सबसे आगे आया, सबसे पहले आया, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो सबसे पहले मरना चाहता है। द फेलो वॉन्ट्स टू गेट देयर बिफोर द अदर्स। ओके, दूसरों से पहले वो वहाँ पर जाना चाहता है, किसके सामने, मशीन गन के सामने, जो किसी भी टाइम चल सकती थी, एंड बी किल्ड, और सबसे पहले मीन सबसे पहले उसे ही जल्दी है मरने की। तो ऐसा लगा देखकर जो सबसे पहले आया, और सबसे पहले कौन आया, मशीन गन के सामने पूरी रेजिमेंट से बाहर निकलकर सर्जियस। देन दे ऑल कम, उसके बाद फिर दूसरे सोल्जर्स वन बाय वन वो आगे आते हैं। लेकिन सबसे पहले ऐसे लगा कि उसको ज़्यादा जल्दी थी मशीन गन के सामने आकर मरने की। यू कैन टेल द यंग वंस बाय देयर वाइल्डनेस एंड देयर स्लैशिंग। ऐसे लगता है कि जो यंग वंस होते हैं वो ज़्यादा, उनमें झील होता है, वो वाइल्ड होते हैं, वाइल्ड से मतलब उनमें ज़्यादा जोश होता है। ओके, क्योंकि उनका काफ़ी गर्म कह सकते हैं जिसे कि ब्लड होता है, और यहाँ पर एंथुजियास्टिक होते हैं या वाइल्ड होते हैं। वो डज इट मीन कि वो मरने और मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये एक इमेच्योरिटी है, ये एक इम्प्रैक्टिकलनेस है। और यहाँ पर द मैन ने, क्योंकि उनकी 35 ईयर्स एज है, और उन्होंने पहले ही वो ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो ओल्ड सोल्जर हैं, और इसीलिए वो बैटल फील्ड में अपने साथ खाना ले जाना पसंद करते हैं। तो अपने आप को वो क्या मान रही हैं कि वो ओल्ड हैं, और ओल्ड का मतलब कि वो एक्सपीरियंस्ड हैं, मैच्योर्ड हैं, प्रैक्टिकल हैं, और उनको पता है कि इस तरीके का रिस्की बिहेव नहीं करना चाहिए। इस तरह का रिस्क कभी भी बैटल फील्ड में नहीं लेना चाहिए कि आप तोपों के सामने, रिवॉल्वर के सामने या मशीन गन के सामने जाकर सीधे खड़े हो जाएं बिना कुछ सोचे। और सर्जियस, वो यंग मैन, वो क्या है, वो एक यंग मैन है, और यंग मैन कभी भी क्या नहीं करते, कुछ सोचते नहीं हैं, बस या तो वो मरने के लिए तैयार रहेंगे या मारने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि वो काफ़ी वाइल्ड होते हैं। ओके, जोशीले होते हैं, खून का जोश होता है, उनको सही और गलत की पहचान नहीं होती। तो ये क्या नहीं है, ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, ये मैच्योरिटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द मैन, यू कैन टेल द यंग वंस बाय देयर वाइल्डनेस एंड देयर स्लैशिंग। द ओल्ड वंस, लेकिन जो ओल्ड होते हैं, जो ओल्ड सोल्जर्स होते हैं, लेकिन जो
ओल्ड पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है, वे एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मैच्योर्ड होते हैं, उनको पता होता है कि लाइफ ही सब कुछ है, और वो इस तरीके का रिस्क कभी भी वो लेना पसंद नहीं करते। और रिस्क से मतलब इस तरह का एक स्टूपिड बिहेवियर वो भी बैटल फील्ड में एज अ सोल्जर वो कभी नहीं करेंगे। तो ओल्ड पर्सन अपने आप को क्या रखते हैं, सेफ रखते हैं, और वो कभी भी अकेले, जैसे कि ये यंग वन है ना, सर्जियस अकेले आकर खड़े हो जाते हैं, तो ओल्ड वन कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। कम बंच्ड अप अंडर द नंबर 1 गार्ड, और वो हमेशा जब भी आएंगे किस में आएंगे, बंच्ड अप ग्रुप में आएंगे। मीन्स कभी भी एक सोल्जर अगर अकेला जाता है लड़ने के लिए तो उसकी लाइफ रिस्क में है। और ओल्ड वन हमेशा किस में जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं, ताकि वो अटैक कर सके और उन पर अटैक ना किया जा सके, मीन्स वो सेफ रहें। तो यहाँ पर द मैन ने, जीबी शो ने, क्योंकि वो उनके माउथ पीस हैं द मैन, यहाँ पर उन्होंने दोनों में डिफरेंस बताया है, डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड सोल्जर एंड द यंग सोल्जर। और ये भी एक डिफरेंस है कि जो यंग वंस होते हैं और ओल्ड वंस होते हैं दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि यंग वंस इमेच्योर होते हैं, इम्प्रैक्टिकल होते हैं, अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, राइट। ऑन द कॉन्ट्रेरी ओल्ड वंस एक्सपीरियंस्ड हैं, प्रैक्टिकल हैं और मैच्योर हैं, उनको पता है कि सही और गलत क्या है। दे नो दैट दे आर मियर प्रोजेक्टिल्स, उनको पता होता है कि वो क्या करते हैं, कि वो क्या है, सिर्फ वो यूजर्स हैं, ओके, प्रोजेक्टिल्स, एंड दैट इट इज़ नो यूज ट्राइंग टू फाइट। ओल्ड वन को अच्छे तरीके से पता होता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, किसका, ना तो मरने का कोई फ़ायदा है और ना ही मारने का कोई फ़ायदा है, मीन्स लड़ाई करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो तो सिर्फ क्या है, यूज़र्स हैं, कि वो बस आगे आगे उनको किया जा रहा है, तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और यही रीज़न होता है कि उनको ज़्यादा वूंड्स भी नहीं आते, ज़्यादा उनको मीन्स जाना तो दूर की बात है, वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, अपने आप को वो सेफ कर कर चलते हैं। उनको पता होता है कि लड़ने की कोशिश करना बेकार है। द वूंड्स आर मोस्टली ब्रोकन नीज फ्रॉम द हॉर्सेस कैननिंग टुगेदर, और जो भी वूंड्स होते हैं, जो भी उनको या जख्म होते हैं या उनको जो चोटें लगी हुई होती हैं, वो सिर्फ किसके कारण, ब्रोकन नीज, सिर्फ कहाँ पर, नीज पर, उनके घुटने ही टूटे हुए होते हैं, और वो भी किसके कारण, फ्रॉम द हॉर्सेस, क्योंकि कैवलरी चार्ज होता है। तो जो हॉर्स आपस में क्या करते हैं, कैननिंग टुगेदर, आपस में जो एक अटैक होता है जब हॉर्सेस का कैवलरी चार्ज होता है, तो हॉर्सेस जो आपस में टकराते हैं एक दूसरे से, ओके, कैननिंग मीन्स टकराना, स्ट्राइक करना, तो उनके घुटनों पर चोट आती है। मीन्स जब एक हॉर्स दूसरे हॉर्स से टकराता है तो उनके घुटनों पर चोट आती है। अदरवाइज दे नो वेरी वेल दैट देयर इज़ नो यूज़ to fight. Now Rena says, oh, but I don't believe the first man is a coward. I know he is a hero. हाँ हाँ ठीक है, ये तो सब आपकी बात सही है, वॉट एवर यू आर टेलिंग मी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि जो फर्स्ट मैन गया, जो सबसे पहले मशीन गन के सामने जाकर सोल्जर खड़ा हुआ या ऑफिसर खड़ा हुआ, वो किसी भी तरीके से आप उसको कॉवर्ड कह सकते हैं, कायर तो वो नहीं था। आई नो ही इज़ अ हीरो, उसे हम हीरो ही कहेंगे, राइट। देखिए रेना इतनी ज़्यादा ड्रीमी हैं, इम्प्रैक्टिकल हैं, और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जीबी शो बता चुके हैं कि जो यंग पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, इम्प्रैक्टिकल होते हैं, इमेच्योर होते हैं। रीना को अभी भी लग रहा है कि जो ये फर्स्ट मैन था ये क्या था, हीरो था, क्योंकि वो सर्जियस है, और सर्जियस उनका हीरो है। उनको अच्छा लगा कि वो सबसे पहले जाकर मशीन गन के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर भी मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मान सकती कि वो जो फर्स्ट मैन था वो कायर था, वो वही हीरो है, ओके। पूरे रेजिमेंट में अगर हम किसी को हीरो कह सकते हैं तो उस फर्स्ट वन को ही कहेंगे, जिसने इतनी हिम्मत की कि पूरी मशीन गन के सामने, शत्रुओं के सामने अकेला जाकर खड़ा हो जाता है। That's what you have said. If you had seen the first man in the charge today, ओह, तो तुम यही कहती, अगर तुम वहाँ पर होती ना और अपनी आँखों से देखती तो तुम यही कहती, ब्रेथलेस फॉर गिविंग हिम एवरीथिंग। अब रेना को लगता है कि
इतना ज़्यादा इंटरप्ट करने से अच्छा है कि और ज़्यादा नॉलेज ली जाए और ज़्यादा जाना जाए किसके बारे में, हीरो के बारे में, एक्चुअल में वहाँ क्या हुआ, क्योंकि वो मैन उनको डिटेल में बता रहा है कि वो किस तरीके से जीते। कौन? बुल्गेरियंस और रशियंस। आई न्यू इट वेल, टेल मी अबाउट हिम। लेकिन प्लीज़ मुझे बताओ, ठीक है मैं जानती हूँ, मुझे बताओ किसके बारे में, अबाउट हिम, उस हीरो के बारे में, उस फर्स्ट मैन के बारे में जो सबसे पहले मशीन गन के सामने आया। ही डिड इट, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द, अगर देखा जाए तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ सर्जियस का कैरेक्टर है, ओके, क्योंकि वो अभी तक वो हीरो चल रहे हैं हमारे, तो उनका कैरेक्टर आ रहा है और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है, व्हाट दिस मैन थिंक्स ऑफ सर्जियस, कि ये मैन उनके बारे में क्या सोचते हैं, या कह सकते हैं कि एक अपोजिशन पार्टी, एक जो उनके शत्रु हैं, उस हीरो के बारे में क्या सोचते हैं जिसने उन्हें हरा दिया। क्या वो उसको अप्रिशिएट करते हैं या उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो उनके पास उसका बेस क्या है। ही डिड इट लाइक एन ऑपरेटिक टेनर जस्ट लाइक द हीरो ऑफ ओपेरा। तो यहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है उनकी हीरोइज्म को, उनको बताया है कि हाँ ठीक है, उन्होंने, आपको लग रहा है ही इज़ अ हीरो है, लेकिन किसके हीरो? ओपेरा के हीरो। ओपेरा हीरो, यू नो, ओपेरा जो एक डांस होता है, और वहाँ पर जो भी नॉवेल्स के हीरो होते हैं, एक तरीके से अगर कहा जाए रोमांटिक हीरो, मीन्स कुछ इस तरह के हीरो की जो सुनने में अच्छा लगता है और पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में अगर वो आ जाएं सामने तो उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता और वो अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो कहानियों में सुनना, पढ़ना या उनको देखना अच्छा लगता है, लेकिन रियलिज्म से, रियलिटी से, प्रैक्टिकलनेस से उनका कोई दूर दूर तक भी रिलेशन नहीं होता। तो वो उसने बिल्कुल ऐसे बिहेव किया, जो आपके हीरो है ना फर्स्ट मैन, उसने बिल्कुल किस तरीके से बिहेव किया, एक ऑपरेटिक टेनर की तरह, एक ओपेरा के हीरो की तरह, ओके, कंप्लीटली रोमांटिक और अनरियल हीरो। अ रेगुलर हैंडसम फेलो, नो डाउट। तो वो हीरो हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ दैट ही वॉज नॉट हैंडसम। हाँ, काफ़ी एक हीरो की तरह क्या थे, वो हैंडसम थे। with flashing eyes, his eyes were also very beautiful because they were also shining, and lovely mustache, और उनकी मुस्टेश भी कैसी थी? लवली, मीन्स देखने में वो बिल्कुल हीरो की तरह लग रहे थे, हैंडसम हैं, हैविंग लवली मुस्टेश और ब्यूटीफुल आइज हैं। शाउटिंग हिज वॉर क्राई, एंड ही वॉज शाउटिंग लाउडली इन द बैटलफील्ड, जैसे कि वॉर क्राई करते हैं। तो ये क्या है? ये उनकी हीरोइज्म है। अच्छा लगता है हीरो इस तरीके से चिल्ला रहा है और अपनी ब्रेवरी को शो कर रहा है। एंड चार्जिंग लाइक, लेकिन नाम क्या दिया है? देखिए, मैन ने उनको ओपेरा हीरो बताया और कितना अच्छा नाम दिया है। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द मैन, डॉन क्विक्सोट कौन है? ये नाम किसको दिया है? तो डॉन क्विक्सोट नाम दिया है सर्जियस को। किसने दिया है ये नाम? कौन उनको इस नाम से बुलाते हैं? द मैन। लेकिन ये याद रखना कि द मैन को ये नहीं पता, रेना उनको इतना प्रोवोक कर रही हैं किसके बारे में जानने के लिए? हीरो के बारे में जानने के लिए। बैटलफील्ड में क्या हुआ, कौन कैसे लड़ा, कैसे हारा। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन इट। अदर पर्सन्स के बारे में वो कुछ नहीं जानना चाहती, वो सिर्फ मैन को एक्साइट कर रही हैं, प्रोवोक कर रही हैं। क्या जानने के लिए? क्या वो सब कुछ जान लेना चाहती हैं इस हीरो के बारे में। और मैन को ये नहीं पता कि जिस हीरो को वो डॉन क्विक्सोट बता रही हैं, जिस हीरो को वो स्टूपिड बता रही हैं, इमेच्योर बता रही हैं, और उनका एक फुलिश डीड बता रही हैं बैटलफील्ड में, जिस ऑफिसर के बारे में वो इतना कुछ कह रही हैं, वो क्या है? वो रेना के फियोंसी हैं, वो उनके वुड बी हस्बैंड हैं। ये बात मैन को नहीं पता। उनको तो ये तक नहीं पता कि वो किसके घर में आए हैं, किसके घर में इस टाइम हैं। वो घर किसी कॉमन मैन का नहीं है, बल्कि वो मेजर का घर है। आए भी तो वो किसके घर में? एक मेजर के घर में, ओके। और जिसने उनको हराया, उसी की फियोंसे के सामने वो उनको क्या कह रही हैं?
उसने बिल्कुल किस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे बैटलफील्ड में, डॉन क्विक्सोट। अब ये डॉन क्विक्सोट कौन है? डॉन क्विक्सोट एक्चुअली एक सर्वेंटिस की बुक है और उनकी बुक का नाम है डॉन क्विक्सोट। तो डॉन क्विक्सोट बहुत ज़्यादा ड्रीमी हैं, रोमांटिक हैं और हमेशा वो क्या है, कह सकते हैं कि इमेजिनेटिव पर्सन है। इतना ज़्यादा इमेजिनेटिव है कि वो ब्रेव है, नो डाउट, ओके, काफ़ी ब्रेव हैं, करेजियस हैं, लेकिन देखिए दोनों में फ़र्क है। करेजियस होना और इम्प्रैक्टिकल होना या अनरियल होना, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो नो डाउट सर्जियस ब्रेव हैं, लेकिन वो क्या है, इम्प्रैक्टिकल हैं, इमेच्योर हैं। तो डॉन क्विक्सोट दैट इज़, जिसे कह सकते हैं कि जो रोमांटिक व्यूज़ रखते हैं, रोमांटिक इल्यूजन्स, हमेशा ख्यालों में खोए रहते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ अगर ब्रीफ में बताएं, क्योंकि डॉन क्विक्सोट बहुत अच्छा नाम दिया है मैन ने सर्जियस को, उस फर्स्ट मैन को जिसे हीरो मान चुकी हैं रेना अपना, कि जिसे डॉन क्विक्सोट को सपने में वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि वो दुश्मनों को मार रहे हैं, दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो हवा में अपनी तलवार चलाते हैं। और जब उनकी आँख खुलती है तो उनको पता चलता है कि वो तो हवा में ही तलवार चला रहे थे, कोई सामने दुश्मन नहीं था। तो मेहनत पूरी करते हैं, पूरी ब्रेवरी से लड़ते हैं, लेकिन सामने कोई दुश्मन नहीं होता और ये सिर्फ वो सपनों में ही करते हैं। तो ये डॉन क्विक्सोट है यहाँ पर कि सर्जियस ठीक है, वो ब्रेव है, नो डाउट, उनके अंदर एंथ्यूसिज्म है जो एक यंग पर्सन के अंदर होना चाहिए, वाइल्ड है, काफ़ी ज़ीलफुल है, क्योंकि एक हिज वॉर क्राई, ओके, हैंडसम है, हीरोइज्म है उनके अंदर, हीरो की तरह दिखते हैं, लेकिन इमेच्योर हैं। उनको ये नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। एट द विंड मिल वी डिड लाफ, ओके, किसकी तरह, डॉन क्विक्सोट की तरह, कि जो सिर्फ हवा में ही बातें करता है या हवा से ही लड़ रहा है। और जब हमने देखा, किसको देखा, डॉन क्विक्सोट को, वो फर्स्ट पर्सन, पता है क्या हुआ, हम सब हंसे। वी से मतलब हमारी पूरी रेजिमेंट, हमारे सारे सोल्जर्स हंसे। देखिए वो सामने कितनी बुरी पोजीशन में हैं, उन्हें पता है कि वो किसी भी टाइम हारे जा सकते हैं, मशीन गन रखी हुई हैं, मशीन गन के पीछे कौन है, ये सभी सर्बियंस एंड ऑस्ट्रियंस, पूरी रेजिमेंट है, पूरी मिलिट्री फोर्स है। और सामने के दुश्मनों की रेजिमेंट से, दुश्मनों की फोर्स में से एक सोल्जर या एक ऑफिसर निकल कर आता है और उनकी मशीन गन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और ये हंस रहे हैं, दे आर लाफिंग, दे वर नॉट गेटिंग annoyed, not angry, but they were laughing। अब कितना एक फ़नी सीन है कि हंस रहे हैं, मीन्स कहीं कोई सीरियसनेस नहीं, हंस रहे हैं, पूरी फोर्स, पूरी मिलिट्री फोर्स हंस रही थी बैटलफील्ड में। किस पर, आपके हीरो पर, जिसे आप अपना हीरो बता रही हैं, उस पर तो हम सब लोग हंस रहे थे उसका बिहेवियर देख कर, क्योंकि वो बिल्कुल बच्चों वाला चाइल्डिश बिहेवियर था। और हम सब ने उसको क्या नाम दे दिया था, डॉन क्विक्सोट, एक इमेजिनेटिव पर्सन, ड्रीमी पर्सन, जो सिर्फ किसमें हो सकता है, बुक्स में, नॉवेल्स में हो सकता है, स्टोरीज़ में हो सकता है, लेकिन रियलिटी में उसको अगर हम देखेंगे तो हम उस पर हंसेंगे। रेना को कितना गुस्सा आ गया होगा ना, जस्ट थिंक, कितना बुरा लग रहा होगा रेना को, क्योंकि वो तो तैयार थी उसकी वर्शिप करने के लिए। उसको लग रहा था कि वो अब सर्जियस के लिए इतना ज़्यादा वर्दी नहीं है और अब वो सर्जियस को कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। शी वॉज थिंकिंग अ लॉट ऑफ सर्जियस। और यहाँ पर वो हंस रही हैं, वो भी उस पर जिसने उन सबको हरा दिया, वो तो उनका हीरो है। यू डेयर टू लाफ, हाउ डेयर यू, आप सबकी हिम्मत कैसे हुई, आप सब हंसे उस पर जिसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था, जिसने इतना एक ब्रेवरी का काम किया, और आप उस पर हंसे। तो आपने इतनी हिम्मत की भी कैसे हंसने की बैटलफील्ड में? यस, हाँ, हम हंसे। अब देखिए, क्योंकि अब वो हंस रहे थे, उनको पता था कि वो नेक्स्ट मोमेंट ही क्या कर सकते हैं, अपनी मशीन गन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उनकी मशीन गन चल गई होती तो सोचिए क्या होता, वो फर्स्ट मैन फ़ौरन मर चुका होता, उसकी पूरी रेजिमेंट ख़त्म हो चुकी होती। लेकिन सिर्फ यहाँ पर किसका इंतज़ार था, मशीन गन चलने का। गुड, तो वो सीन आप इसको समझ लीजिए कि मशीन गन क्यों, अगर
फिर मशीन गन क्यों नहीं चली? अगर दुश्मन सामने हैं तो मशीन गन अगर चल जाती तो इस टाइम कौन जीतते? मैन जीतता और उसको बैटलफील्ड से भागने की ज़रूरत नहीं होती। इस टाइम जो विक्ट्री होती वो किसके पास होती? ऑस्ट्रियन एंड सर्बियन के पास, क्योंकि विक्टोरियस वही होते। यस, बट व्हेन द सर्जेंट रेन अप, लेकिन जैसे ही सर्जेंट भागता हुआ हमारे पास आया, एज वाइट एज अ शीट, और वो पूरी तरह से क्या पड़ा हुआ था? सफ़ेद पड़ा हुआ था। तो सफ़ेद पड़ने का मतलब कि कहीं ना कहीं अब कुछ ऐसी बात हो चुकी थी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एंड टोल्ड मी, और उन्होंने मुझे क्या बताया? दे हैड सेंट अस द रॉन्ग एम्यूनिशन। और उन्होंने हमें क्या बताया? कि उन्होंने हमें गलत एम्यूनिशन भेजा था। मीन्स जो कारतूस उन्होंने हमें भेजा था जिसकी हमें ज़रूरत थी, अगर हमारे पास राइट एम्यूनिशन होता ना तो हम मशीन गन चला देते और बुल्गेरियन की पूरी रेजिमेंट क्या हो जाती? डिस्ट्रॉय हो जाती। लेकिन ये लकीली कह लीजिए इसे, या बाई चांस ऐसा हो गया कि हमारे पास भी रॉन्ग एम्यूनिशन आ गई। तो देखिए बैटलफील्ड में क्योंकि रॉन्ग एम्यूनिशन आ गई जिसके कारण वो मशीन गन नहीं चला पाए, और यहाँ पर सर्जियस को लगा कि वो जीत गए, सामने वाले ने तो मशीन ही नहीं चलाई, और उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया? दैट वी हैव वन, हमने उनको हरा दिया। लेकिन सिर्फ ये एक सर्जियस का लक है या बाई चांस ऐसा हुआ कि उनके पास मशीन गन को चलाने के लिए एम्यूनिशन नहीं था। तो वो बैटलफील्ड में आ गए थे लेकिन उनके पास क्या नहीं था? कारतूस नहीं था। अगर गोलियां होती, अगर गोला बारूद होता तो सोचे क्या होता सर्जियस का और पूरी रेजिमेंट का। एंड दैट वी कुडंट फायर अ राउंड फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स। और एकदम से तो बैटलफील्ड में प्रोवाइड नहीं किया जा सकता ना एम्यूनिशन, और हमें पता चला कि हम नेक्स्ट 10 मिनट्स तक, 10 मिनट्स मीन्स हमें अगर कुछ भी मिलना होता तो वो कब मिलता? 10 मिनट्स के बाद। और अगले 10 मिनट्स तक हम एक भी फायर नहीं कर सकते, राइट? एंड दैट वी कुडंट फायर अराउंड फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स, क्योंकि हमारे पास एम्यूनिशन था ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। और जब हमें इस बात का पता चला कि ये सामने वाले क्या हैं, ये तो स्टूपिड हैं ही क्योंकि हमारी मशीन गन के आगे आकर खड़े हो गए, लेकिन हम भी कम नहीं हैं क्योंकि हम क्या ले आए? रॉन्ग एम्यूनिशन ले आए। तो अब हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हम उन पर हंसे या खुद पर हंसे, और हम अभी उनको देखकर हंस रहे थे कि वो कितना फुलिश काम कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करते हैं? अब हम खुद पर भी हंसते हैं। We laughed at the other side of our mouth and we laughed a lot। और हम ऐसा नहीं है कि हम उस फर्स्ट मैन पर हंसे, हम तो अपने आप पर भी हंसे, हम भी काफ़ी हंसे कि ये क्या ही हो गया। I never felt so sick in my life through। और मैं सच बताऊं कभी भी मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे बैटलफील्ड के एक्सपीरियंस में मेरे साथ शायद पहली बार ही ऐसा हुआ कि जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई। पूरी लाइफ में मैंने कभी इस तरह का सीन एक्सपीरियंस नहीं किया। आई हैव बीन इन 1 or 2 वेरी टाइट प्लेसेस एंड आई हैड नॉट इवन अ रिवॉल्वर कार्ट्रिज। मशीन गन की तो बात छोड़ो, उस एक आदमी के लिए जो सबसे पहले आकर खड़ा हुआ ना, उसके लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी था। बस मेरे पास अगर एक भी कार्ट्रिज होती, मेरे पास मेरे रिवॉल्वर में अगर एक भी गोली होती ना, तो वो तो उससे तो मैं एक ही गोली से क्या कर देता? उड़ा देता। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? मशीन गन में एम्यूनिशन नहीं थी और रिवॉल्वर में गोलियां नहीं थी। तो कभी देखी है आपने इस तरह की लड़ाई कि बैटलफील्ड में मशीन गन, वहाँ पर रॉन्ग एम्यूनिशन है, रिवॉल्वर में कार्ट्रिज नहीं है और दुश्मन सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो दोनों ही काफ़ी फ़नी सीन था ये वाला जो उन्होंने बताया था। अगर तुम होती ना डियर लेडी तो तुम भी हमारी तरह ही हंसती, क्योंकि पूरी लाइफ में मैंने आज तक इतना फ़नी सीन नहीं देखा। अच्छा, यहाँ पर उनकी पिस्टल में भी कार्ट्रिज नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ क्या ले जाते हैं? चॉकलेट्स ले जाते हैं, वो अपने साथ गोलियाँ नहीं ले जाते। अब मशीन गन भी खाली और रिवॉल्वर भी खाली, तो क्या ही कर सकते थे? ओनली चॉकलेट्स। मेरे रिवॉल्वर में क्या थी? चॉकलेट्स थी, कार्ट्रिज नहीं थी। वी हैड नो बेनेट्स, नथिंग। हमारे पास कुछ नहीं था। मीन्स कुछ तो, अगर कुछ भी होता ना हमारे पास,
किस तरह का, जैसे कि कोई कार्ट्रिज है या किसी तरह भी कोई भी एम्यूनिशन है, तो डेफिनेटली हम जीत जाते, क्योंकि वो एक ही काफ़ी था। नथिंग, ऑफ कोर्स दे जस्ट कट अस टू बिट्स, और यही रीज़न था कि उन्होंने हमें हरा दिया। सिर्फ हमारी ये मजबूरी थी, अदरवाइज़ हमें वो हरा नहीं सकते थे, क्योंकि जितना फुलिशली वो बिहेव किया उन्होंने फील्ड में, कोई भी उन्हें हरा देता। एंड देयर वॉज डॉन क्विक्सोट, और एक हमारे डॉन क्विक्सोट को देखिए, जो सबसे पहले आकर खड़े हो गए थे, फिर उसके बाद पूरी रेजिमेंट आ जाती है 1 बाय 1। लेकिन हमारे डॉन क्विक्सोट, जब हम फायर नहीं किया, मशीन गन नहीं चली, कुछ नहीं हुआ, तो वो इतना खुश हो जाते हैं, फ्लरिशिंग लाइक अ ड्रम मेजर, एक मेजर की तरह। ड्रम मेजर जैसे होता है ना, रेजिमेंट का एक मेजर होता है, तो उसकी तरह वो क्या कर रहे हैं, थिंकिंग ही हैड डन द क्लेवरेस्ट थिंग एवर नोन, और उनको लगा कि जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में कितना शानदार काम किया है, कितना अच्छा काम किया है, वो इतना इतना खुश हो रहे थे वो। जबकि ये क्लेवर नहीं कह सकते आप इसे, ये क्या था, सबसे ज़्यादा ये स्टूपिडिटी थी उनकी, ये उनका फुलिश वर्क था। एवर नोन वेयर एज ही ओट टू बी कोर्ट मार्शल्ड, उनको लग रहा था कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, इसके लिए ही विल बी अप्रिशिएटेड, ही विल बी रिवॉर्डेड, और उनको चारों तरफ से उनकी रेजिमेंट उनको क्या करेगी, अप्रिशिएट करेगी, उनको रिवॉर्ड मिलेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, ही मस्ट बी कोर्ट मार्शल्ड, ऐसे लोगों का तो क्या हो जाना चाहिए, कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की उन्होंने हरकत की ना, अगर मैं उनकी रेजिमेंट में, अगर मैं मेजर हूँ या अगर मैं ऑफिसर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उनका कोर्ट मार्शल कर दूँगा। क्योंकि अपनी जान पर तो वो खेले ही, अपनी लाइफ तो उन्होंने रिस्क डेंजर जोन में डाल ही दी, लेकिन पूरी रेजिमेंट को उन्होंने क्या किया, इस तरीके से एक गलत डिसीज़न उन्होंने लिया। तो उनका क्या हो जाना चाहिए, ही, वो जो फर्स्ट मैन है जिसे रेना हीरो बता रही हैं, और ये ही है हमारे सर्जियस, जो सोच रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छा काम किया है, समझदारी का काम किया है। लेकिन मैन को लग रहा है कि उनका कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए, मींस एक मिलिट्री कोर्ट उन पर बैठनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए कि हाउ डेयर्ड ही टू कम इन फ्रंट ऑफ द मशीन गन, कि उनकी हिम्मत हुई भी कैसे पूरी रेजिमेंट को इतना ज़्यादा उन सबकी जान जोखिम में डालने की। तो यहाँ पर क्या सही कह रही हैं मैं, क्या उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए सर्जियस का? क्योंकि देखिए, कोई भी सोल्जर अगर कुछ भी गलत कर रहा है बैटल फील्ड में, कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है, किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, या कोई भी ऐसा गलत डिसीज़न अपने आप ही ले रहा है, कोई भी, चाहे वो नोइंगली अननोइंगली, चाहे उसकी इंटेंशन है नहीं है, लेकिन अगर कैसे भी कर वो इस तरह का कोई भी काम कर देता है, तो पूरी मिलिट्री कोर्ट बैठती है, और एक तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी होती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, और फिर उसे पनिश भी किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, या फिर उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर कहा है कि डॉन क्विक्सोट को क्या हो जाना चाहिए, कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए। किसके लिए, जो उन्होंने काम किया है, और क्या काम किया था उन्होंने, यू नो वेरी वेल। अगर आप रेगुलर डिटेल में टेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि वो मशीन गन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं अकेले। ऑफ ऑल द फूल्स एवर लेट लूज ऑन अ फील्ड ऑफ बैटल, समझ नहीं आता ऐसे फूल को आखिर बैटल फील्ड में भेज कौन देता है। ओके, जिसे कहते हैं ना कि इन्हें खुला भी कौन छोड़ देता है, किसको, इस तरह के फूल। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि दूसरे क्लेवर थे, ठीक है, वे सब फूल थे, लेकिन वो उन सब में सबसे ज़्यादा फूल था, और मुझे तो उस टाइम वही सबसे ज़्यादा स्टूपिड लग रहा था। दैट मैन मस्ट बी द वेरी मैडेस्ट। ओके, सबसे ज़्यादा पागल बता रही हैं वो किसको, सर्जियस को, जिसे रेना ने अपना हीरो माना, जिसके लिए कैथरीन इतनी ज़्यादा ओवरहेल्म्ड हैं, अप्रिशिएट कर रही हैं, अपनी डॉटर को डांट रही हैं, और देखिए पूरा सीन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर जीबी शो क्या हैं, एंटी
रोमांटिक। ओके, अब तक हमारा जो एक ड्रामा, एक स्टोरी चल रही थी, रोमांटिसिज्म की तरफ चल रही थी, रोमांटिक स्टोरी चल रही थी जहाँ एक हीरो होता है, हीरोइन होती है। लेकिन अब हमारा यहाँ पर जो इमेज ब्रोकर, जीवी शो को बताया जाता है कि वो इमेज ब्रोकर हैं। तो जो रीना के माइंड में एक इमेज बन चुकी थी अपने हीरो की, सर्जियस की, उसे ब्रेक कर दिया। किसने? मैन ने। लेकिन यहाँ उनको रियलिटी नहीं पता मैन को कि वो जिसकी इमेज ब्रेक कर रही हैं वो उस लेडी का वुड बी हस्बैंड है। ही दैट मैन मस्ट बी द वेरी मैडेस्ट, तो वो सबसे ज़्यादा पागल हो चुका था। ही एंड हिज रेजिमेंट सिंपली कमिटेड सुसाइड, तो ये बिल्कुल ऐसे था जैसे कि उसने भी सोच लिया था। तो ये इसे ब्रेवरी नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे कि एक सुसाइड करना कहेंगे, कि वो सीधे सीधे जाओ बैटलफील्ड में और सुसाइड कर लो। तो उन्होंने भी किसकी कोशिश करी? जैसे सुसाइड करने की। रेजिमेंट और उनकी पूरी रेजिमेंट सिंपली कमिटेड सुसाइड। तो ये ब्रेवरी नहीं थी, हीरोइज्म नहीं थी, ये सिर्फ क्या था? इट वॉज जस्ट लाइक टू कमिट सुसाइड। ओनली द पिस्टल मिस्ड फायर, दैट्स ऑल। सोचो क्या होता अगर हमारी पिस्टल चल जाती, अगर हमारी मशीन गन चल जाती तो क्या होता, राइट? लेकिन पिस्टल क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि उसमें गोलियां नहीं थी। मशीन गन क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि उनके पास एम्यूनिशन, कार्ट्रिज या गोला बारूद उनको गलत सप्लाई कर दिया गया था। तो बस इतना सही था। एक जैसे कहते हैं कि नैरो एस्केप। ओके, तो यहाँ पर मैन का तो नैरो एस्केप हुआ ही, वो बाल बाल बच गए, लेकिन उन्होंने फिर भी कोशिश की ना, यहाँ पर उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की। लेकिन सर्जियस का वो नैरो एस्केप था, क्योंकि अगर उनकी पिस्टल चल जाती या मशीन गन चल जाती तो पूरी रेजिमेंट क्या हो जाती? डिस्ट्रॉय हो जाती। तो ये रियलिटी मैन ने प्रेजेंट की है रीना के सामने, कहाँ की? बैटलफील्ड की, सर्जियस की, कि क्यों वो हारे, राइट? और क्यों बुल्गेरियन या रशियन ऑफिसर्स जीते। तो इसे एक विक्ट्री नहीं कह सकते, ये कोई विक्ट्री नहीं थी, ये तो एक बाई चांस ऐसे हो गया। तो उनको वो विक्ट्री जो जिस पर वो खुश हो रही हैं वो मैन ने बता दिया कि ये ऐसी विक्ट्री हमें नहीं चाहिए जो इतना ज़्यादा स्टूपिडिटी शो कर कर मिली हो। इतना कुछ सुनती हैं रीना साइलेंटली विद पेशेंस, डीपली वूंडेड। काफ़ी ज़्यादा वो हर्ट होती हैं, दुख होता है उनको, क्योंकि एक इतनी ज़्यादा इमेज शैटर्ड हो चुकी थी पूरी तरह से। फिर वो सपनों की दुनिया में जब वो बाहर आती हैं रियलिटी में, तो उनको पता चलता है कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। बट स्टिल फास्टली लॉयल टू हर आइडियल्स, लेकिन फिर भी वो साइलेंट रहती हैं, लॉयल रहती हैं, फेथफुल रहती हैं। किसके लिए? जो भी उनके आइडियल्स थे, सर्जियस के लिए, उस मैन के लिए जिसने बैटलफील्ड में वो एक तरह से कहा जाए तो स्टूपिडिटी शो की थी। इंडीड, यस यू आर राइट, जो भी आपने कहा वो सही कहा है। मैं नहीं कहती कि आपने कुछ गलत कहा है, ये गलत ही था जो भी बैटलफील्ड में उस फर्स्ट पर्सन ने किया। वुड यू नो हिम अगेन इफ़ यू सो हिम? वैसे बाय द वे अगर वो आपके सामने आ जाए तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? किसको? वो फर्स्ट मैन को जिसकी आप बात कर रही हैं, जिसे आप डॉन क्विक्सोट का नाम दे रही हैं, जिसे आप ओपेरा का हीरो बता रही हैं, जिसे आप इमेच्योर बता रही हैं कि उसने एक सुसाइड करने वाला काम था। तो अगर कभी भी लाइफ में वो आपके सामने आया तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? शैल आई एवर फॉरगेट हिम? पहचान लेंगे? व्हाट डू यू मीन? मैं कभी भूल सकता हूँ? मैं सब कुछ भूल सकता हूँ लाइफ में, मैं उस इंसान को तो नहीं भूल सकता। तो कितने कॉन्फिडेंट है वो मैन कि वो कभी भी किसको नहीं भूलेंगे, उस फर्स्ट मैन को वो पूरी लाइफ नहीं भूलेंगे, अपने डॉन क्विक्सोट को द मैन नहीं भूलेंगे। शैल आई एवर फॉरगेट हिम? शी अगेन गोज टू द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। अब रीना किधर जाती हैं? अपनी ड्रॉर्स की तरफ जाती हैं और मैन को लगता है ओ माय गॉड, शायद वो कुछ और खाने के लिए मेरे पास लेकर आए, क्योंकि जब उन्होंने उनको चॉकलेट्स लाकर दी थी तो कहाँ से लाकर दी थी? ड्रॉर्स से। और अब मैन को लगता है कि रीना उनके लिए क्या लेने जा रही है, कुछ खाने के लिए लेने जा रही है। तो देखिए उनको सिर्फ वहाँ पर क्या चाहिए उस टाइम? खाना। ही वॉचेस हर विद अ वेग होप दैट शी मे हैव समथिंग मोर
मोर फॉर हिम टू ईट, कि शायद वो उनके लिए कुछ और खाने को लेकर आए, तो वो इस होप में उनकी तरफ बड़े बिल्कुल एक चाइल्डिश वे में देखते हैं। शी टेक्स द पोर्ट्रेट फ्रॉम इट्स स्टैंड एंड ब्रिंग्स इट टू हिम। और रेना क्या करती हैं, वो ड्रॉर तक जाती हैं जहाँ पर पोर्ट्रेट रखी थी, किसकी, सर्जियस की, और जिसका डिस्क्रिप्शन दिया था जेबी शो ने काफ़ी डिटेल में कि वो पोर्ट्रेट किस तरह की थी। और सेम वही डिस्क्रिप्शन दिया है द मैन ने भी, कि वो हैंडसम है और उनकी काफ़ी फ्लैशिंग आइज़ हैं, ब्यूटीफुल उनकी मुस्टेश हैं। तो वो सब एक डिस्क्रिप्शन मैन ने भी दिया है, बिल्कुल सही दिया है, एक्यूरेट दिया है। जेबी शो ने भी वही डिस्क्राइब किया था। तो ये वही पोर्ट्रेट है उस ऑफिसर की जो लेकर आती हैं रेना। दैट इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ द जेंटलमैन, जिसकी तुम बातें कर रहे हो ना, ये वही फोटो, उसी जेंटलमैन की ये फोटो है, द पैट्रियट एंड हीरो। और ये वो हीरो है, किसका, मेरा हीरो है, और वो पैट्रियट है, राइट। वो क्या है, हीरो, टू whom आई एम पैट्रियट, और आई एम एंगेज्ड, और मेरी उस जेंटलमैन से क्या हो चुकी है, एंगेजमेंट हो चुकी है। वी बोथ आर फियांसे और वी आर गोइंग टू मैरी, और जल्दी ही हम क्या करने जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं। तो वो उससे मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तो अब सोचिए कैसा लगेगा मैन को, इतना कुछ वो कह रही हैं, ओपनली बता रही हैं रेना को। और उसका फ़ोटो लेकर जब रेना आती हैं कि ये वही जेंटलमैन है जिससे मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। तो हमारी हीरोइन ऑलरेडी एंगेज्ड है, किसके साथ, सर्जियस के साथ। द मैन रिकॉग्नाइजिंग इट विद अ शॉक, और वो तो उसको फ़ौरन पहचान लेते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो तो कभी भूल ही नहीं सकते। और उनको शौक लगता है किसका, फोटोग्राफ देखकर, उसी डॉन क्विक्सोट का देखकर। I'm really very very sorry. I'm really sorry. Looking at her, was it fair to lead me on? लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, आपने ही मुझे प्रोवोक किया, आपने ही मुझे एक्साइट किया, आप ही मेरे से बार बार पूछ रही थी उस मैन के बारे में बताओ, बैटलफील्ड में क्या हुआ, उस मैन के बारे में डिटेल से बताओ। तो क्या ये सही था वैसे आपको मुझे इस तरीके से प्रोवोक करना, जब आपको पता था कि वो पर्सन आपका क्या है, वुड बी हस्बैंड है, आपका फियोंसे है, तो आप मुझे क्यों प्रोवोक कर रही थी। वॉट एवर आई सेड दैट वॉज नॉट माई मिस्टेक, तो मैंने तो जो भी कहा आपने प्रोवोक किया, इसीलिए मैंने आपको कहा। तो मैंने अब अपने आप को, कितना इंटेलेक्चुअल ये पर्सन है कि इसने अपने आप को फिर बचा लिया। मेरी कोई गलती नहीं है, गलती किसकी है, गलती आपकी है। जब आपको पता था तो आप मुझे क्यों प्रोवोक कर रही थी। और ये सच भी है क्योंकि रेना सब कुछ जानना चाहती थी, मैंने तो सिर्फ उनको रियलिटी बताई कि एक्चुअल में बैटलफील्ड में क्या हुआ था। ही लुक्स एट द पोर्ट्रेट अगेन, फिर वो दोबारा उस फोटो को देखते हैं जो रेना लेकर आई हैं। यस दैट इज़ डॉन क्विक्सोट, और देखिए उन्होंने नाम ही, पूरी रेजिमेंट ने, मैंने उसका नाम ही क्या रख दिया, डॉन क्विक्सोट। अरे हाँ, ये तो वही डॉन क्विक्सोट है, नॉट अ डाउट ऑफ इट, बिल्कुल भी मुझे क्या नहीं है, डाउट नहीं है, ये वही है, ये वही है। ही स्टिफल्स आर लाफ, और देखिए वो कितना ज़्यादा हंस रहे हैं, इतना हंसते हैं किसकी फ़ोटो को देखकर, जैसे वो बता रही थी ना कि बैटलफील्ड में जब हमने देखा तो हम इतना हंसे कि हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए। और यहाँ जैसे वो फ़ोटो को देखते हैं तो कितनी ज़्यादा एक फ़नी फ़ोटो, कितनी ज़्यादा फ़नी कैरेक्टर यहाँ पर है सर्जियस का, कि जो एक अब तक हीरो लग रहा था उसको देखकर तो लोग हंसते हैं। ही स्टिफल्स आर लाफ, और वो क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपनी लाफ्टर को सप्रेस करते हैं। क्यों, ताकि रेना को बुरा ना लगे, उस लेडी को बुरा ना लगे, क्योंकि वो उनका फियोंसे है। लेकिन व्हाट कैन ही डू, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया। दैट्स डॉन क्विक्सोट क्विकली, व्हाई डू यू लाफ, अब आप क्यों हंस रही हैं। अपोलोजेटिक बट स्टिल ग्रेटली टिकल्ड, सॉरी, ठीक है, देखो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी वो हंस रहे हैं क्योंकि उनकी हंसी रुक ही नहीं रही है। वो इतना ज़्यादा मीन्स एन्जॉय कर रहे हैं या एंटरटेन हो रहे हैं उसकी फ़ोटो को देखकर, कि वो सीन याद आ रहा है उनको जो सर्जियस ने किया था बैटलफील्ड में। वो रेना को हर्ट भी नहीं करना चाहते, लेकिन अपने आप को वो रोक भी नहीं पा रहे हैं। आई डिडंट लाफ, नहीं मैं तो नहीं हंसा, मैं बिल्कुल नहीं हंसा। आई एश्योर यू, मैं बता सकता हूँ मैं बिल्कुल नहीं हंस रहा हूँ। और वो फिर भी हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी
नहीं हंसा, लेकिन वो खुद को सप्रेस नहीं कर पा रहे। एटलीस्ट आई डिडंट मीन टू दैट, देखो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है हर्ट करने का, बट व्हाट कैन आई डू, बट व्हेन आई थिंक हिम चार्जिंग द विंड मिल्स, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे डॉन क्विक्सोट याद आ जाता है। वो मशीन गन के सामने खड़े हैं और ऐसे लग रहा है कि तलवार निकाल कर जैसे हवा से लड़ रहे हों। तो वो जब मैं सीन याद करता हूँ, इमेजिन करता हूँ व्हाट ही वाज डूइंग देयर, तो मैं अपनी लाफ्टर को कंट्रोल नहीं कर पाता। द फाइनेस्ट थिंग, ओके, ही चॉक्स विद सप्रेस्ड लाफ्टर, और वो फिर हंसते हैं, बहुत ज़्यादा हंसते हैं, और इतना हंस रहे हैं कि उन्हें अपनी लाफ्टर को सप्रेस करना पड़ रहा है। स्टर्नली, गिव मी बैक द पोर्ट्रेट सर, वापस करो मुझे मेरी फ़ोटो, वापस करो। तो रीना यहाँ पर मीन्स वो काफ़ी बाहर से क्या शीज़, अब ये हम देखते हैं आगे कि रीना को कैसे लग रहा है, लेकिन यहाँ अब रीना को गुस्सा आ रहा है और वो उस फोटो को वापस ले लेती हैं विद सिंसियर रिमोर्स। ओह यस ऑफ कोर्स, लीजिए, सर्टेनली, आई एम रियली वेरी सॉरी। ही हैंड्स हर द पिक्चर, और वो पिक्चर रीना को बड़े अच्छे तरीके से वापस कर देते हैं, और उनसे फिर वो अपोलोजाइज़ करते हैं कि उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन ये भी सच है कि मैन उसको देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। She deliberately kisses it and looks him straight in the face before returning to the chest of drawers to replace it. लेकिन रीना पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो क्या करती हैं, वो जानबूझकर उस फोटो को अपने फेस के सामने ऊपर उठाती हैं, उसको किस करती हैं, और उसको वापस काफ़ी अच्छे तरीके से उसको वापस वहीं रख देती हैं जहाँ से उन्होंने वो फ़ोटो लिया था, ड्रॉर में। ही फॉलोज हर, और मैन उनको फॉलो करते हैं ड्रॉर तक। अपोलोजाइजिंग, प्लीज़, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, इफ़ आई हैव हर्ट यू, परहैप्स आई एम क्वाइट रॉन्ग, यू नो, नो डाउट आई एम, हो सकता है मैं गलत हूँ। मोस्ट लाइकली ही हैड गॉट विंड ऑफ द कार्ट्रिज बिजनेस समहाउ, देखो हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ, ऐसा ना हो, ये भी तो हो सकता है कि उस फर्स्ट पर्सन को ये पता चल गया हो, मीन्स आपकी उस फर्स्ट पर्सन को क्या पता चल गया हो कि हमारे पास रॉन्ग एम्यूनिशन है, या हमारे पास पिस्टल में गोलियां भी नहीं हैं, या हम किस सिचुएशन में हैं। तो हो सकता है कहीं से उसको इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, और इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो हमारी मशीन गन के सामने आकर खड़ा हो गया हो। तो यहाँ पर वो रीना को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश कर रही हैं, मनाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उस लेडी ने उनकी जान बचाई, उनको खाने को दिया, और ये उनका बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो उसको हर्ट करें। लेकिन वो तो अननोन थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं था ना, तो इसीलिए उन्होंने तो सिर्फ रियलिटी बताई। अभी भी वो क्या कहते हैं कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ। तो यहाँ पर वो पूरी तरह से अपने आप को परफेक्ट नहीं बता रही हैं, रीना को खुश करने के लिए फिर भी वो ये कहते हैं, परहैप्स आई एम क्वाइट रॉन्ग, यू नो, नो डाउट आई एम, मोस्ट लाइकली ही हैड गोट विंड ऑफ, कहीं से जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाना, कहीं से पता लगा लेना, और गोट विंड ऑफ किसका पता लगा लेना, द कार्ट्रिज बिजनेस की, जो हमारे पास रॉन्ग एम्यूनिशन आई थी। समहाउ, किसी न किसी तरीके से उन्हें पता चल गया हो कि हमारे पास कार्ट्रिजेस नहीं हैं, एंड न्यू इट वॉज अ सेफ जॉब, इसीलिए उनको लगा हो कि हम मर नहीं सकते, तो शायद यही सोचकर वो हमारी मशीन गन के सामने आकर खड़े हो गए हों। दैट इज़ टू से ही वॉज अ प्रीटेंडर एंड अ कावर्ड, अब तो रीना और भी ज़्यादा हर्ट हो जाती हैं। अच्छा, तो आपका ये मतलब हुआ कि वो कायर थे, राइट? उनको कहीं से पता चल गया कि आपके पास क्या नहीं है, गोला बारूद नहीं है, आप मशीन गन नहीं चला सकते, तो वो बहाना कर रहे थे अपने आप को क्या शो करने का, ब्रेव शो करने का। वो प्रिटेंडर हैं, प्रिटेंडर यू नो, जो बहाना बनाते हैं, प्रिटेंड करते हैं, और मीन्स इस तरीके से शो करते हैं कि हम ब्रेव हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो वो फर्स्ट मैन था वो प्रिटेंडर है, कावर्ड है, राइट? यू डिड नॉट डेयर से दैट बिफोर, इससे पहले कभी आपने ऐसा कुछ कहा? मीन्स
पहले तो आपने इस तरह की बातें नहीं की थी, अब आपने इतना कुछ उसके बारे में बोला, अब आप उसे क्या बोल रही हैं, कावर्ड भी बोल रही हैं। मीन्स अगर उसे पता होता कि आपके पास क्या है, एम्यूनिशन है, राइट एम्यूनिशन है, तो वो नहीं खड़ा होता, वो इतनी हिम्मत नहीं करता। तो रीना तो और भी ज़्यादा हर्ट हो जाती हैं, जबकि वो बात को संभालने की कोशिश कर रही हैं, वो रीना को मनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन रीना और भी ज़्यादा ऑफेंड हो रही हैं। With a comic gesture of despair, it is no use. Okay, it is no use. Dear lady, I can't make you see it from the professional point of view. कोई फ़ायदा नहीं, कोई कोई कुछ भी अब कहने का फ़ायदा नहीं है। मैं लेडी आपको नहीं समझा सकता, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको नहीं समझा सकता। प्रोफेशनलिज्म, जो प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, हाउ कैन आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं कैसे समझाऊं आपको कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। मीन्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक कावर्ड है या वो एक प्रिटेंडर है, मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो भी उसने किया, वट एवर ही डिड, दैट वॉज नॉट अ गुड वर्क। वो एक प्रैक्टिकेबल नहीं था, वो एक गलत चीज़ थी। तो मैं आपको कैसे समझाऊँ। As he turns away to get back in the ottoman, a couple of distant shots threaten renewed trouble. और वो वापस किसकी तरफ जाते हैं, बेड की तरफ जाते हैं, और तभी कुछ दूरी पर किसकी आवाज़ आती है, शॉट्स की फायरिंग की आवाज़ आती है, जो उनको और ज़्यादा ट्रबल कर देती। अब मैन बाहर से, क्योंकि फायरिंग की आवाज़ आ रही है, तो वो ध्यान से सुन रही हैं, और रीना और ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं ये बातें सुनकर, क्योंकि मैंने कहा है ना कि हाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें नहीं समझा सकता, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। एक प्रोफेशनल सोल्जर कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करता। रीना स्टर्नली एज शी सीज हिम लिसनिंग टू द शॉट्स, सो मच द बेटर फॉर यू, आपके लिए तो ये सही है ना। टर्निंग, हाउ, व्हाट डू यू मीन, यू आर माई एनिमी। अब देखिए, उन्होंने प्रोफेशनलिज्म की बात की ना, कि हमें प्रोफेशनल होना चाहिए, गॉट, और वो क्या थी, सजेस्ट की अनप्रोफेशनलिज्म थी। तो ठीक है, आपको तो प्रोफेशनलिज्म पसंद है ना, तो आप मेरे दुश्मन हैं, एंड यू आर एट माई मर्सी, एंड दिस टाइम यू आर एट माई मर्सी। आप इस टाइम में, आपकी जान मेरे किस पर है, मीन्स मुझ पर डिपेंड करती है। अगर मैं आपको मर्सी शो ना करूँ, सिंपैथाइज ना करूँ, तो क्या हो, व्हाट वुड आई डू इफ़ आई वर अ प्रोफेशनल सोल्जर। तो आप बताइए, आपके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए। आप प्रोफेशनलिज्म की बात कर रही हैं, आपको लग रहा है कि प्रोफेशनल सोल्जर को ये करना चाहिए, एक प्रोफेशनल सोल्जर को वो नहीं करना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग, इन दैट इज़ एट दिस मोमेंट, इन दिस सिचुएशन, जब आप मेरे दुश्मन हैं, और देखिए बाहर फायरिंग हो रही है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पर रीना काफ़ी क्लेवर हैं, और मैन घबरा जाते हैं कि इसका मतलब साफ है कि एक प्रोफेशनल सोल्जर की तरह तो उनको मार देना चाहिए या उनको पकड़वा देना चाहिए। मीन्स उनको अपने दुश्मन को मर्सी तो शो नहीं करनी चाहिए, अगर आप प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं। द मैन, ट्रू डियर यंग लेडी, यू आर ऑलवेज राइट। नहीं, तुम बिल्कुल सही हो, तुम जो भी कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो। आई नो हाउ गुड यू हैव बीन टू मी, मुझे पता है अब तक तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा मर्सीफुल रही हो, तुमने मेरी कितनी हेल्प की है, तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मुझे खाने को के लिए भी चॉकलेट्स दी हैं। टू माई लास्ट आवर आई शेल रिमेंबर दोज 3 चॉकलेट क्रीम्स। ओके, और अभी तक मैं अपनी लाइफ की, या कहा जाए मैं अपनी लाइफ की लास्ट ब्रेथ तक क्या याद रखूँगा, वो 3 चॉकलेट्स क्रीम मैं हमेशा याद रखूँगा जो आपने मुझे खाने के लिए दी हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट द टेस्ट ऑफ दोज 3 चॉकलेट क्रीम्स, और पूरी लाइफ में इसके लिए आपका ग्रेटफुल रहूँगा। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। इट वॉज अनसोल्जरली बट इट वॉज एंजेलिक। ओके, कितनी अच्छी बात जीवी शो ने की है। ठीक है, मैं मानता हूँ वो एक प्रोफेशनलिज्म नहीं थी, वो क्या था, वो अनप्रोफेशनलिज्म थी, क्योंकि कोई भी अपने दुश्मन
को इस तरह से ना तो शेल्टर देता है, ना ही उसकी जान बचाता है, बचानी भी नहीं चाहिए अगर प्रोफेशनलिज्म की बात करें। और खाने के लिए चॉकलेट्स देना, ठीक है मैं मानता हूँ वो सब क्या था, वो प्रोफेशनल नहीं था। लेकिन एंजेलिक तो था ना, एंजेलिक की एक जिसे कहते हैं आप मेरे एक एंजल बनकर आई हो, आप मेरे लिए एक जिसे हेवनली डीड कहा जाता है, जो आपने काम किया वो प्रोफेशनल नहीं था, लेकिन वो कैसा था, वो हेवनली डीड थी। एक ऐसा काम आपने किया कि जो एक इंसान नहीं कर सकता, सिर्फ एक भगवान कर सकता है, या भगवान के भेजे हुए जो एंजल्स होते हैं, देवदूत होते हैं, सिर्फ वही कर सकते हैं। तो आपने तो एक इतना अच्छा काम किया कि हेवनली वर्क आपने किया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वो रेना को खुश करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो सच भी बोल रही हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई वो फ्लैटरी नहीं कर रही हैं, लेकिन वो सच भी बता रही हैं कि जो भी रेना ने किया वो वास्तव में ह्यूमन डीड नहीं थी, बल्कि वो क्या थी, एंजलिक डीड थी, हेवनली वर्क था। क्योंकि कोई भी इंसान इस तरह का काम नहीं कर सकता जो रेना ने किया। तो रेना रियली में एक एंजल हैं। उनका कैरेक्टर अगर लिखते हैं तो सबसे पहली हेडिंग हम यही लिखते हैं दैट शी इज़ एन एंजल, क्योंकि वो वास्तव में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, किसी की जान बचाई, किसी भूखे को खाना दिया, उनको एक सिक्योरिटी शेल्टर प्रोवाइड की। एक इंसान जो एक होप में आया था, इस आशा के साथ आया था कि मेरी जान बच जाएगी, उन्होंने उसकी होप को डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया। तो ये एंजलिक वर्क किया है रेना ने। गुड। कोल्डली, लेकिन रेना पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मैन पर। थैंक यू, एंड नाउ आई विल डू अ सोल्जरली थिंग। हाँ हाँ ठीक है, काफ़ी हो चुका, ठीक है मैंने एंजेलिक वर्क कर दिया ना, मैंने आपको शेल्टर दे दिया, आपकी लाइफ बचाई है, आपको खाने के लिए काफ़ी डेलिशियस चॉकलेट्स भी प्रोवाइड की हैं, लेकिन अब मैं जो करने जा रही हूँ, राइट नाउ वट एवर आई एम गोइंग टू डू दैट विल बी आ सोल्जरली थिंग। लेकिन अब मुझे प्रोफेशनल सोल्जर की तरह बिहेव करना है। अब मैं वो काम करूँगी जो कोई भी सोल्जर करता, अपने दुश्मन के साथ। You cannot stay here after what you have just said about my future husband. अब तो आप यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकते, क्योंकि आपने इतना कुछ बोला है। किसके बारे में? मेरे फ्यूचर हस्बैंड के बारे में। और क्योंकि आप इतना कुछ बोल चुके हो तो अब तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि मैं आपको यहाँ पर रुकने दूँ। यू कैन नॉट स्टे हियर। तो यहाँ पर रेना ने अल्टीमेटम दे दिया कि अब काफ़ी हो चुका है, इट इज़ टू मच, आई कैन नॉट टॉलरेट यू। अब आपकी जान बच गई, आप कैसे भी करो, अब मुझे मेरी ड्यूटी करनी है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप मेरे दुश्मन हो, राइट। और अब आप यहाँ से तुरंत, दैट इज़ गेट लॉस्ट, अब यहाँ से आप तुरंत जाओ। बट आई विल गो आउट ऑन द बालकनी एंड सी वेदर इट इज़ सेफ। लेकिन फिर भी इतना मैं कर सकती हूँ आपके लिए कि मैं बालकनी में जाऊँगी, वहाँ देखूँगी कि आपके लिए सेफ़ है नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर ऑफिसर्स खड़े हों और वो आपको देख ले। तो ठीक है, मैं लास्ट आपकी बस इतनी हेल्प कर सकती हूँ, आपको यहाँ से वापस करने में। जैसे आए थे आप ऐसे ही वापस चले जाइए। तो लास्ट में क्या आपको एक फेवर करूँगी, बालकनी में जाऊँगी और ये देखूँगी कि सब कुछ सेफ़ है या नहीं। फॉर यू टू क्लाइंब डाउन इनटू द स्ट्रीट शी टर्न्स टू द विंडो। और आपको नीचे उतर कर जाना है, कहाँ पर? रोड पर। कहाँ से? बालकनी से। मीन जैसे आप ऊपर आए थे अब ऐसे ही आपको नीचे जाना है। तो रेना ने उनको पूरी तरह से कह दिया कि अब काफ़ी हो चुका है, अब आपको टॉलरेट नहीं किया जा सकता, अब आप यहाँ से जाइए। और जैसे ही ये फ्यूजिटिव, ये मैन ये सुनते हैं कि अब उनको वहाँ से वापस जाना है, उनकी हालत ख़राब हो जाती है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, उनको पूरी तरह से मीन्स इतना होपलेस फील करते हैं कि ये क्या हो गया, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी हो जाएगा। डाउन दैट वाटर पाइप, व्हाट डू यू मीन? चला जाऊँ, नीचे उतर जाऊँ? कहाँ से? उस वाटर पाइप से? मीन्स वाटर पाइप से नीचे उतर जाऊँ? स्टॉप, वेट, आई कांट, नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आई डेयर नॉट, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वाटर पाइप से नीचे उतर कर चला जाऊँ। द वेरी थॉट ऑफ इट मेक्स मी गिडी, मुझे तो चक्कर ही आ रही है, मुझे तो सोच कर ही चक्कर आ रही है कि वाटर पाइप से नीचे उतर जाऊँ। आई केम अप इट फास्ट एनफ विद डेथ बिहाइंड मी। मैं वाटर पाइप से जितनी तेज़ी के साथ ऊपर चलकर आया, मैं इसलिए आया क्योंकि मेरे पीछे डेथ थी,
तो मुझे कहाँ से मोटिवेशन मिली, मुझे कहाँ से इतनी ज़्यादा हिम्मत मेरे अंदर आई, क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी थी। अब थोड़ी ना उनके पीछे डेथ है। तो मैं ऊपर चढ़ तो आया वाटर पाइप से, लेकिन अब नीचे जाना, नो वे, मुझे सोचकर ही चक्कर आ रहे हैं। तो मैंने पूरी तरह से क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया कि नो, आई कांट डू दैट। अब मैं आ गया हूँ और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जैसे आया था वैसे ही चला जाऊँ। बट टू फेस इट नाउ इन कोल्ड ब्लड, नो, इतनी अब मुझ में हिम्मत नहीं है किसको फेस करने की, उस वाटर पाइप से नीचे जाने की, उस सिचुएशन को दोबारा फेस करने की मुझ में तो अब इतनी हिम्मत नहीं है। ये सोचकर ही मैं क्या हो रहा हूँ, परेशान, मुझे चक्कर आ रही है। और देखो मैं पूरी तरह से ठंडा हो रहा हूँ। मीन्स ठंडा होने का मतलब है कि मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है कि मैं नीचे उतर कर जाऊँगा कैसे। ही सिंक्स ऑन दी ऑटोमन, और वो कहाँ बैठ जाते हैं, पूरी तरह से बेड पर बैठ जाते हैं। ओ नो, आई कांट डू दैट, इट इज़ नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं आई कांट डाउन देयर थ्रू दैट वाटर पाइप, तो मैं नहीं उतर सकता, मैं बिल्कुल नहीं उतर सकता। आई गिव अप, मैं सरेंडर करता हूँ। आई एम बीटन, मैं हार चुका हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। जस्ट गिव दी अलार्म, ऐसे करो आप ना, बुला ही लो, किसको, उन सोल्जर्स को बुला लो, क्योंकि देखिए नीचे मैं उतरूँगा मैं तब भी मर जाऊँगा, और मैं यहाँ रहूँगा तो आप मुझे यहाँ रहने नहीं दोगी, तो इट विल बी बेटर फॉर मी। वाटर पाइप से नीचे उतरने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप उन सोल्जर्स को बुला लो। तो कितना ज़्यादा डर जाते हैं मैन, कितना होपलेस हो जाते हैं, उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है कि जब डेथ पीछे होती है, जब मेरी लाइफ का क्वेश्चन था, जब मेरी ज़िंदगी मौत का सवाल था, तो मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। इतना टायर्ड होने के बाद, इतना हंग्री होने के बाद भी मैं कैसे वाटर पाइप पर चढ़ गया, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन अब मैं नीचे तो नहीं उतर सकता। तो आप ऐसे करो कि आप उन गिव द अलार्म, आप बुला ही लो। ही ड्रॉप्स हिज हेड ऑन हिज हैंड्स in the deepest dejection that is hopelessness, और वो कितना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ये सोच कर भी कि अब उन्हें वापस उसी सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा जो अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले की थी, वापस बालकनी में और वाटर पाइप के नीचे जाना, स्ट्रीट पर जहाँ सोल्जर्स उनको ब्रूटली किल कर सकते हैं। डिसआर्म्ड बाई पिटी, और रेना देखिए जैसे ही वो इस तरीके का बिहेव करते हैं, रेना फिर बहुत इमोशनल हो जाती हैं और उनको फिर सिंपेथाइज करती हैं, फिर उनको तरस आ जाता है किस पर, द मैन पर। कम, डोंट बी डिसहार्टन्ड, इतनी हिम्मत मत हारो, ऐसे इतना मत डरो, इस तरीके से होपलेस नहीं हो। शी स्टूप्स ओवर हिम ऑलमोस्ट मैटरनली, बिल्कुल वो एक जैसे इतना पोलाइटली, इतना अच्छी तरीके से रेना बिहेव करती है इस मैन के साथ। अभी देखिए वो कितना हार्ड हो रही थी, उन्होंने उनको कह दिया था कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ, जैसे आए थे ऐसे ही वापस चले जाओ, जिस तरीके से आए थे। और वो फ़ौरन उनके साथ कैसा बिहेव कर रही हैं, दैट इज़ जस्ट लाइक आ मदर, जैसे एक मदर होती है ना, एक चाइल्ड होता है, तो वो पूरी तरह से एक मदरली उनके साथ बिहेव करती हैं। He shakes his head, no, I can't do, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं उतर सकता हूँ। Oh, you are a very poor soldier, तुम कितने पुअर सोल्जर हो, तुम लोग कितने बेचारे सोल्जर हो। और यहाँ पर रेना का मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है, रेना कितना लविंगली उनसे बात कर रही हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक्सप्लेनेशन के लिए और कोटेशन के लिए। रेना का कैरेक्टर आ रहा है, किस तरह से पूरी ड्रामा की स्टोरी में एक ट्विस्ट आ जाता है कि रेना का किस तरह से मूड देखिए यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। और रेना उनको क्या कहती है, पुअर सोल्जर, यू आर अ वेरी पुअर सोल्जर, आ चॉकलेट क्रीम सोल्जर। तो यहाँ पर द मैन ने सर्जियस को नाम दिया था डॉन क्विक्सोट, और रेना ने नाम दिया है द मैन को चॉकलेट क्रीम सोल्जर। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु इज़ दिस चॉकलेट क्रीम सोल्जर, ये चॉकलेट क्रीम सोल्जर कौन है, द मैन द फ्यूजिटिव, एंड ही इज़ अ स्विस, right? The chocolate cream soldier, come, cheer up, just be happy. It takes less grace to climb down than to face capture. देखो पकड़े जाने से तो कहीं ज़्यादा अच्छा है ना,
कि नीचे उतरने में इतनी हिम्मत नहीं चाहिए, तो पकड़े जाने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि तुम कोशिश करो, तुम उतर जाओगे, तुम ईजिली वाटर पाइप से नीचे चले जाओगे। रिमेंबर दैट, बस याद रखना, यू कैन डू दैट। तो क्या रीना उनको मोटिवेट कर पाएंगी उस वाटर पाइप के थ्रू नीचे जाने की? द मैन ड्रीमली लल्ड बाई हर वॉइस, जैसे होता है ना, इतनी मीठी मीठी आवाज़ है रीना की, वो इतना मदरली बिहेव कर रही हैं, इतनी प्यार से बोल रही हैं, तो मैन को ऐसा लग रहा है कि जैसे बस कोई उनको लोरी सुना रहा है। ओके, लल्ड दैट इज़ कि कोई उनको लोरी सुना रहा है, और वो उनकी आवाज़ से पूरी जैसे सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। नो कैप्चर ओनली मीन्स डेथ, नहीं, पकड़े जाने का मतलब क्या है कि मैं मारा जाऊंगा, दैट इज़ डेथ। एंड डेथ इज स्लीप, डेथ क्या है? डेथ तो सिर्फ स्लीप है, मरना मीन्स सोना। ओह, स्लीप स्लीप स्लीप। तो क्या रीना उनको निकाल पाएगी वहाँ से? क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए अब स्लीप स्लीप स्लीप, अनडिस्टर्ब्ड स्लीप। बस मैं सोना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसी स्लीप चाहिए कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। तो इस टाइम वो पूरी तरह से किस में जा चुके हैं? नींद में। क्लाइंबिंग डाउन द पाइप मीन्स डूइंग समथिंग, extending myself, thinking death 10 times over fast, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली वो किस में जा रही हैं? नींद में जा रही हैं। सॉफ्टली एंड वंडरिंगली कैचिंग द रिदम ऑफ द वेरीनेस, और वो समझ जाती हैं कि जो वेरीनेस है, जो एक टायरनेस है, थकान है काफ़ी मैन को। आर यू एज स्लीपी एज दैट, अरे तुम तो स्लीपी फील कर रहे हो, क्या तुम सो रहे हो? आई हैव नॉट हैड 2 hours अनडिस्टर्ब्ड स्लीप सिंस आई ज्वाइंट, जब से मैंने ज्वाइन की है ना आर्मी रेजिमेंट को, आर्मी को, तब से मैं 2 घंटे की भी मैंने ठीक से नींद नहीं ली है। मीन्स मैं सही से 2 घंटे भी नहीं सोया हूँ। तो देखिए सोल्जर की कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ होती है कि उनको खाना भी नहीं मिलता और उनको ठीक से वो सो भी नहीं पाते। तो अगर वो ठीक से ना खाना खाएंगे, ना ठीक से सो पाएंगे, तो वो क्या ही लड़ पाएंगे, क्या ही वो मेंटली फिट रह पाएंगे। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जब से मैंने रेजिमेंट को ज्वाइन किया मैं ठीक से सो भी नहीं पाया हूँ। आई हैव नॉट क्लोज्ड माई आइज़ फॉर 48 hours। 48 hours का मतलब हुआ कि मैंने 2 दिन से पलके तक नहीं झपकाई, मैंने 2 दिन से अपनी आंखें तक बंद नहीं की हैं। मीन्स मुझे 2 दिन हो गए क्या किए हुए? सोए हुए। और इस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर कि कोई मुझे कैप्चर कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे वाटर पाइप के नीचे उतरना है, मुझे अब सिर्फ क्या करना है? आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप। एट हर विट्स एंड, बट वॉट एम आई टू डू विथ यू, पर मैं करूँ क्या, मैं तुम्हारा करूँ क्या? मीन्स यू जस्ट वॉन्ट टू स्लीप, मुझे क्या करना है? अब रीना घबरा जाती हैं क्योंकि देखिए वो सब कुछ तो कर चुकी है उन मैन के लिए, उनको शेल्टर दे चुकी हैं, उनकी जान बचा चुकी हैं, उनको खाना दे चुकी है, अब इस मैन को सोना भी है। तो रीना घबरा जाती हैं कि अगर ये सो गए तो क्या होगा। स्टैगरिंग अप, नहीं, अब वो कोशिश करते हैं क्योंकि वो काफ़ी स्लीपी फील कर रही हैं, तो वो कोशिश करते हैं ऊपर खड़े होने की, लड़खड़ा रहे हैं। राउज्ड बाई हर डेस्पिरेशन, नहीं तुम चिंता नहीं करो, ओके आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, मैं खड़ा होता हूँ, मैं सोऊंगा नहीं, जहाँ मैं 2 दिन जागा हूँ थोड़ा और सही। ऑफकोर्स आई मस्ट डू समथिंग, नहीं आपको कुछ नहीं करना, मैं ही कुछ करता हूँ। ही शेक्स हिमसेल्फ, वो पूरी कोशिश करते हैं खुद को शेक करने की, क्यों? ताकि वो नींद से जाग जाएं। pulls himself together and speaks with relied vigor and grace, और पूरे क्रेज के साथ, पूरी ब्रेवरी के साथ, एक उत्साह के साथ वो कहते हैं, यू सी स्लीप और नो स्लीप, हंगर और नो हंगर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नींद आपको आ रही है, नहीं आ रही है, आप भूखे हैं, आप नहीं हैं, टायर्ड और नॉट टायर्ड, आप थके हुए हैं, नहीं थके हुए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्लीपी हैं, हंग्री हैं, टायर्ड हैं। यू कैन ऑलवेज डू अ थिंग व्हेन यू नो इट मस्ट बी डन, अगर आप
आपको लगता है कि कोई काम होना चाहिए, इसे आपको करना चाहिए, तो आप ज़रूर कर सकते हैं, चाहे आपको कितनी भी नींद आ रही है, आप कितने भी थके हुए हैं, आपको कितनी भी भूख लग रही है। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि मैं हंग्री भी हूँ, मैं स्लीपी भी हूँ और मैं टायर्ड भी हूँ, तो लेकिन कोई बात नहीं, मैं कैसे ही कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है करना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ रुकता हूँ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी किसके लिए, लेडी के लिए, और अगर मैं नीचे जाता हूँ तो भी मैं पकड़ा जाऊंगा और वो मुझे मार डालेंगे। तो लेकिन जो काम होना है वो हमें कर लेना चाहिए। वेल दैट पाइप मस्ट बी गोट डाउन। अच्छा वो वाटर पाइप, तो उससे मुझे नीचे उतरना है, ओके डजेंट मैटर, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, मैं उससे नीचे उतर ही जाऊँगा। ही हिट्स हिमसेल्फ ऑन द चेस्ट एंड व्हाट डज इट मीन कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, नथिंग कैन बी डन नाउ। अब कोई और ऑप्शन है ही नहीं, ना तो वो जा सकते हैं ना ही रुक सकते हैं, तो अब वो पूरी हिम्मत करते हैं। डू यू हियर दैट, व्हाट डज इट मीन, नाउ यू कैन डू, यू विल हैव टू डू, आपको करना ही पड़ेगा, आप चाहे या ना चाहो आपको वाटर पाइप से नीचे ही जाना पड़ेगा। अब आपके सामने और कोई ऑप्शन नहीं है। यू चॉकलेट क्रीम सोल्जर, हाँ हाँ तुम तो क्या हो, तुम तो चॉकलेट क्रीम सोल्जर हो ना, तो तुम कर सकते हो। तो वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, पूरी हिम्मत कर रहे हैं वो वाटर पाइप से नीचे उतरने की। ही टर्न्स टू द विंडो, और वो विंडो की तरफ, क्या वो रियली में उतर पाएंगे, क्या वो अपनी जान बचा पाएंगे। बट इफ़ यू फॉल, नहीं लेकिन अगर तुम गिर गई तो, क्योंकि जितनी बुरी हालत है मैन की, अब रेना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। अगर तुम नीचे गिर गई, आई मीन बालकनी से नीचे गिर गई तो क्या होगा। आई शैल स्लीप एज इफ द स्टोन्स वर अ फेदर बेड, कुछ नहीं होगा, बस मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगा और मैं मान लूँगा कि मेरा बिस्तर क्या है, ये स्टोन, ये पत्थर ही मेरा, मीन्स जो फ्लोर होगा स्ट्रीट का, वो पत्थर ही मेरा बेड होंगे, और वो भी कैसा बेड, फेदर का बेड, वो हमेशा हमेशा के लिए फिर मैं सो जाऊंगा। इससे ज़्यादा और क्या होगा, यही तो होगा ना फिर, और सोना ही मैं चाहता हूँ, लेकिन हमेशा के लिए। ओके गुड बाय। तो मैन यहाँ पर किस तरीके का आई मीन वो बिहेव कर रही हैं कि क्या रेना उनको जाने देगी, क्या रेना इतना बड़ा फिर रिस्क लेगी, क्योंकि रेना को अब पता चल चुका है कि अगर इन्होंने वाटर पाइप से नीचे जाने की कोशिश भी की और ये जरा सा भी गिर गए तो क्या होगा। अगर इनको मिलिट्री फोर्स नहीं भी पकड़ पाई तो ये नीचे गिरकर मर जाएंगे। ही मेक्स बोल्डली फॉर द विंडो, वो पूरी कोशिश करते हैं, पूरी बोल्डली वो कहाँ की तरफ जाते हैं, विंडो की तरफ, नीचे वाटर पाइप के थ्रू उतरने के लिए। एंड हिज हैंड इज़ ऑन द शटर when there is a terrible burst of firing in the street beneath, और वो उस शटर तक जाते हैं जहाँ नीचे अभी भी बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है। तो देखिए उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा डेंजर जोन में है, दोनों तरफ से ही उनको मरना है, नीचे या तो फायरिंग हो रही है या फिर वो नीचे गिरकर मर जाएंगे। तो इतना ज़्यादा रिस्क उनकी लाइफ के साथ है, क्या रेना ये रिस्क लेने देगी मैन को, क्योंकि अब तक तो उन्होंने उनकी जान बचाई, तो क्या रेना अब आगे उनकी जान नहीं बचाएगी। और रेना इतनी ज़्यादा डर जाती हैं, घबरा जाती हैं कि वो तुरंत भाग कर जाती हैं, रशिंग टू हिम स्टॉप, और वो उनको तुरंत रोक लेती हैं। शी सीजेस हिम रेकलेसली एंड पुल्स हिम क्वाइट राउंड, और वो उनको पीछे पकड़कर इतना तेज़ी से खींचती हैं, अगर वो उनको नहीं खींचती तो शायद वो नीचे गिर जाते। दे विल किल यू, क्योंकि नीचे से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, नहीं मत जाओ वो आपको मार डालेंगे। तो रेना रोक लेती हैं किसको, मैन को। क्या अब रेना क्या करेंगी, क्योंकि मैन उनका दुश्मन है और अब वो उनको ना जाने दे सकती हैं, ना ही वो उनको रूम के अंदर रहने दे सकती हैं। कूली बट अटेंटिवली, नेवर माइंड, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ ऑल इन माई डेज वर्क, ये तो मुझे तो इसकी आदत पड़ चुकी है, मुझ पर अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप भी ध्यान मत दो। ये जो फायर चल रहा है या ये रिस्क लेना, ये सब फायरिंग, इनका तो सब मैं क्या हो चुका हूँ, हैबिचुअल हो चुका हूँ। आई एम बाउंड टू टेक माई चांस। ओके तो ये सब क्या है, अब देखो मुझे चांस तो लेना पड़ेगा ना, अब मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। नाउ डू व्हाट आई टेल यू, बस अब आप इतना करो,
put out the candle so that they shan't see the light when I open the shutter। बस अब लास्ट मेरी हेल्प इतनी और कर दो कि जब मैं नीचे की तरफ उतरूं तो आप अपनी कैंडल को बुझा देना, ताकि वो कैंडल की लाइट में मुझे नीचे उतरते हुए ना देखे। कहाँ से? वाटर पाइप से। एंड कीप अवे फ्रॉम द विंडो, और आप प्लीज़ विंडो से पीछे हट जाना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो फायर कर दें और आपको भी लग जाए। मीन्स कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं जब विंडो से नीचे उतर रहा हूँगा तो वो गोली चलाएंगे और वो गोली आपको ना लग जाए। तो देखिए, वो रेना के बारे में भी सोच रही हैं और अपने बारे में वो पूरी तरह से उनको पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उनको उतरना पड़ेगा। बस आप इतना और कर देना कि आप विंडो से पीछे हट जाना। वट एवर यू डू, इफ़ दे सी मी दे आर श्योर टू हैव अ शॉट एट मी। तो अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे? मुझ पर गोली चलाएंगे। तो अब आप प्लीज़ कैंडल बुझा दीजिए, विंडो से पीछे हट जाइए, और अब जो मेरे साथ होना होगा देखा जाएगा। मीन्स अगर मुझे मरना है तो मुझे अब मरने दीजिए। रीना क्लिंगिंग टू हिम, लेकिन रीना क्या कर लेती हैं? उनको काफ़ी टाइट उनको होल्ड करती हैं, उनको मीन्स काफ़ी टाइटली उनको पकड़ लेती हैं। दे आर श्योर टू सी यू, डेफिनेटली दे विल सी यू। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपको ना देखे? यू विल बी सीन, आप देखे जाओगे, वो आपको देख ही लेंगे। इट इज़ ब्राइट मून लाइट, अगर मैं कैंडल ऑफ भी कर देती हूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज देर इज़ अ मून लाइट, और मून लाइट में वो आपको देख लेंगे। आई विल सेव यू, नहीं मैं आपको बचाऊंगी, मैं आपको फिर बचाऊंगी। ओह हाउ कैन यू बी सो इनडिफरेंट, यू वॉन्ट मी टू सेव यू डोंट यू। आप कैसे हो कर सकते हो ऐसा? आप भी तो चाहते हो ना कि मैं आपको बचाऊं, डोंट यू? आप नहीं चाहते कि मैं आपकी लाइफ बचाऊं? आई रियली डोंट वॉन्ट टू बी ट्रबलसम, नहीं बस बात इतनी है कि मैं आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, मैं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना चाहता, क्योंकि अगर मैं और ज़्यादा इस रूम में रहा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अब मैं इनको समझ में आ चुका है कि वो जिस रूम में है वो उसी हीरो का जिसने विक्ट्री गेन की है, उनको पता चल चुका है कि अब वो किस जगह आ चुके हैं। वो एक मेजर का, एक मिलिट्री ऑफिसर का कि वुड बी वाइफ का रूम है। मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहता, मेरे कारण आप मुसीबत में आ जाओगी। शी शेक्स हिम इन हर इम्पेशेंस, आई एम नॉट इनडिफरेंट डियर यंग लेडी। देखो मैं इतना केयरलेस भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जान ऐसी जाने दूंगा। आई एश्योर यू बट हाउ इज़ इट टू बी डन, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जानबूझकर नीचे नहीं गिरूंगा या मैं जानबूझकर मरने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आप खुद सोचो ना, ऐसा कैसे हो जाएगा? मीन्स हाउ कैन आई क्लाइंब डाउन, मैं कैसे नीचे उतर सकता हूँ? मैं आखिर कैसे ही ये कर सकता हूँ? बट हाउ इज़ इट टू बी डन, तो हाउ इज़ इट से मतलब कि वाटर पाइप से नीचे मैं उतर ही कैसे सकता हूँ? आप खुद देखो ना। कम अवे फ्रॉम द विंडो, ओके ठीक है, आप विंडो से आ जाओ, विंडो से इधर आओ पहले आप। शी टेक्स हिम फर्मली बैक टू द मिडिल ऑफ द रूम। तो सबसे पहले, क्योंकि वो काफ़ी रिस्की था विंडो के पास रहना, वहाँ पर फायरिंग हो रही थी नीचे, तो आप सबसे पहले विंडो की तरफ से आइए और उनको कहाँ लेकर आ जाती हैं? रूम के बीच में ले आती हैं। द मोमेंट शी रिलीजेस हिम ही टर्न्स मैकेनिकली टुवार्ड्स द विंडो अगेन। अब देखिए कितना का एक फ़नी सीन होता है। रेना मैन को वापस ला रही हैं विंडो से खींचकर रूम की तरफ, और वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह, बिल्कुल एक मशीन जैसे होता है, इस तरीके से भाग रही हैं। किसकी तरफ? विंडो की तरफ। नहीं अब मुझे जाना है, नहीं मुझे नीचे उतरना है, नहीं आप नहीं उतरोगे, आप गिर जाओगे, नहीं मुझे जाना है। तो अब ये दोनों के बीच सीन चल रहा है। रेना उनको खींचती है, खींचकर रूम के अंदर लाती है विंडो से, और वो वापस विंडो की तरफ भाग रही हैं। शी सीजेस हिम एंड टर्न्स हिम बैक एक्सक्लेमिंग प्लीज़। ही बिकम्स मोशनलेस, प्लीज़ डोंट डू दिस, ऐसा नहीं करो, आप नहीं जा रहे हो, आप इतना बड़ा रिस्क मत लो। लाइक अ हिप्नोटाइज्ड रैबिट, और बिल्कुल एक जैसे किसी को हिप्नोटाइज कर देते हैं, और जो भी रेना उनसे कहती है वो क्या हो जाते हैं? मोशनलेस हो जाते हैं, एक रेबिट की तरह वो बिहेव करने लगते हैं। हिज फटीग गेनिंग फास्ट ऑन हिम, लेकिन वो इतना ज़्यादा टायर्ड होते हैं, इतनी थकान, फटीग दैट इज़ फटीगनेस, थकान उनको होती है कि अब वो उनको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने लगती है, क्योंकि वो काफ़ी टायर्ड होते हैं। शी रिलीजेस हिम एंड एड्रेस हिम
पैट्रनाइजिंगली, जैसे बिल्कुल जैसे पीछे उन्होंने मदर की तरह बिहेव किया था, अब यहाँ पर उनको पता है कि वो उनकी सेवियर हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करना उनको चाहिए, तो वो इस तरह से उनके साथ बिहेव कर रही है पैट्रन की तरह। नाउ लिसन, अब आप मेरी बात सुनो। यू मस्ट ट्रस्ट टू आवर हॉस्पिटैलिटी। आप ये मत सोचो कि आप इस घर के अंदर आए हो तो अब आप मार दिए जाओगे, क्योंकि मेरा वुड बी हस्बैंड एक मिलिट्री ऑफिसर है, तो आप ऐसा नहीं सोचो। आप पूरी तरह से यहाँ पर सेफ़ हो। अगर आप यहाँ पर आए हो, अगर आपने यहाँ पर शेल्टर ली है, तो आप यहाँ पर सिक्योर हो। ओके, नथिंग रॉन्ग विल बी डन विद यू। तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। आप विश्वास कर सकते हो किस पर? हमारी हॉस्पिटैलिटी पर। हम बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं और ट्रीट करते हैं किसको, जो भी हमारे यहाँ पर आता है। यू डू नॉट येट नो इन हुज हाउस यू आर। आपको वैसे पता भी है कि आप किसके घर पर हो? ऑफ कोर्स ये तो उनको पता ही नहीं है मैन को कि वो किसके घर पर है, पर उनको इतना तो पता चल ही चुका है ना कि इस लेडी के वुड बी हस्बैंड एक मिलिट्री ऑफिसर हैं। लेकिन अभी तो उनको और भी कुछ जानना है, जो रीना बताएगी कि यू डू नॉट येट नो। आपको तो अभी तक ये तक नहीं पता कि ये घर किसका है। आप जहाँ आज खड़े हो, इस टाइम खड़े हो, ये आप किसके यहाँ किसके घर पर खड़े हो। तो ये घर किसका है? ये घर है मेजर पेटकोव का, जो रीना के फादर हैं। रीना के फादर खुद एक मेजर हैं और रीना के वुड बी हस्बैंड खुद मिलिट्री ऑफिसर हैं, एक अच्छे सोल्जर हैं। तो अब देखिए मैन का क्या ही होगा। आई एम अ पेटकोव। डू यू नो हु एम आई? आई एम अ पेटकोव। और पेटकोव जो बुल्गारिया में पेटकोव फैमिली होती है, उनको काफ़ी रिनोन्ड माना जाता है। मीन्स वो एक ऑर्डिनरी या कॉमन मैन या कॉमन कैटेगरी में नहीं आते हैं। उनको काफ़ी रेस्पेक्ट प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि उनको माना जाता है रिचेस्ट। ओके, रिचेस्ट एंड सेलिब्रेटेड। तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी रेस्पेक्टेबल फैमिली है, काफ़ी रिच फैमिली है। किसकी फैमिली? पेटकोव फैमिली। और रीना क्या बताती है मैन को? आई एम आ पेटकोव। तो जिसके घर के अंदर आज आप आए हो, वो पेटकोव का हाउस है।